Hi, this is Sudesh Berry and this is Pradeep Malik. This is Sudesh Berry and this is Pradeep Malik. And this is Sudesh Berry and this is Pradeep Malik. And this Pradeep Malik is ये दुनिया का हमारे सनातन धर्म में जो टॉप के 3 दान होते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा दान कर रहे हैं जिसका नाम है विद्या दान। एक है गौदान, एक है कन्यादान और एक है ये सारे जो दान होते हैं जैसे वस्त्र दान हुआ, ये हुआ, अन्न दान हुआ, ये टॉप के जो 3 दान होते हैं, गौदान, उसके बाद एक है आपका कन्यादान एंड दिस इज़ विद्यादान। तो ये इतना बड़ा जो है पुण्य का काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से पैसे भी कमाते होंगे, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा भी पैसे कमाते होंगे, कमाने दो। लेकिन मेन जो उसका जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट ये है जो उसका जो बेसिक जिसे कहते हैं कि ये आम है, इसकी तासीर जो है, ये भले हम बर्फ़ में रखें लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। तो ये जो विद्यादान है, इसकी तासीर जो है वो होती है अच्छे कर्म, अच्छी दुआएँ कमा रहे हैं, यानी अच्छे अपने जन्म का, अपने अगले पिछले जन्म का जो है लॉ ऑफ कर्मा के तहत जो है अच्छी दुआएँ कमा रहे हैं। पैसे जो हैं वो मटीरियल हैं बिकॉज़ वो परिवार हैं, वो साधु भी हो या कोई भी हो, प्रोफ़ेशन में एक ब्राह्मण भी हो, वो पूजा करता है, तो थोड़े से वो पैसे लेके जाता है जिसमें परिवार को जो है उसकी रोटी-पानी चला सके और सारा कुछ कर सके। तो इट डिपेंड्स, पैसा ऊपर-नीचे, लेकिन तासीर जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, तो ऊपर से ये कहती है लीची है, लेकिन इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। ये फला-फला एक आम है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये फला-फला एक चीज़ है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो वो तासीर बड़ी इम्पोर्टेंट है, उससे इंसान का जो पता चलता है। मुझे पता नहीं कि इनके गोत्र क्या है, इनकी कुंडली क्या बोलती है। मुझे सिर्फ़ ये पता है कि ये एक बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में 2-4 प्रोफ़ेशन ऐसे हैं, जैसे एजुकेशन, जैसे जो है आपका खाना खाने का जो प्रोफ़ेशन होता है, खाना खिलाने का प्रोफ़ेशन होता है, ये हमारे एंटरटेनमेंट के प्रोफ़ेशन को नहीं मैं गिनता, जैसे वकालत भी होती है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं। तो ये जो 2-3 प्रोफ़ेशन ऐसे होते हैं, जिन प्रोफ़ेशन के अंदर आदमी जो है बहुत दुआएँ कमाता है। सारे कस्टमर जो हैं पैसे वाले नहीं आते, गरीब भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं। तो फिर उस हिसाब से जो डील करते हैं, तो इसलिए बहुत सारी दुआएँ कमाते हैं। इन रिटर्न इनको और इनके परिवार को बहुत सारी दुआएँ मिलती हैं और वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। सो मैं जो है प्रदीप मलिक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको ये बताएँ कि इनका नाम इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद ये खुद ये बताएँ कि इस प्रोफ़ेशन में ये पहली जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है। ये ख़ानदानी इसी लाइन में है कि ये पढ़ाई में होशियार थे, तो किसी एक टॉपिक को लेके, मैथ्स को लेके, सोशियोलॉजी को लेके या ज्योग्राफ़ी को लेके या फिज़ियोलॉजी, किसी चीज़ को लेके ये उसमें टीच करते हैं आगे चल के अपना परिवार चलाने के लिए। और इनके इस प्रोफ़ेशन में आने का मकसद क्या है, या ये लाए गए हैं, या ये सोचते हैं मैं आया हूँ, और इनका आगे कहाँ तक ये सोचते हैं कि ये कहाँ तक जाएँगे, इनका आगे सपना क्या है। सो ओवर टू मिस्टर प्रदीप मलिक एंड ही विल टॉक अबाउट हिमसेल्फ। एंड दिल से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एकदम सच्चे तरीके से, क्योंकि मैंने इसको स्पिरिचुअली जोड़ा है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है, कोई भी इंसान अपने आप को कितना ही शातिर क्यों ना समझे, वो अल्टीमेटली जो है यहाँ आके जो है नतमस्तक होना ही पड़ता है उसे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती, वो ताकतवर होती हैं, जो हमें दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता, ऐसे हम मानते हैं। सो इसीलिए हमें जो संस्कार मिले वो ये संस्कार मिले कि परोपकार, परोपकार, परोपकार। परोपकार करने वाला इंसान जो है वो कभी फ़ेल नहीं होता, क्योंकि वो इंसान की जेब में ₹100 भी है, और किसी रतन टाटा जी भी बोलते थे, फाइंड द पर्पस एंड द मीन्स विल फॉलो। एंड रतन टाटा जी ये भी बोलते थे कि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है, विश्वास एक ऐसी चीज़ है, जो आज हमारे समाज में बहुत विलुप्त हो चुकी है, बहुत बहुत छोटे-छोटे ग्राम में मिलती है। इंस्टाग्राम में नहीं, दूसरे ग्रामों में मिलती है। बहुत स जैसे हम सोना कैसे तोलते हैं, ये इतने ग्राम का सोना इतना पैसा देना पड़ता है और इतना सोना मिलता है, इतना पैसा देना पड़ता है, इतना। टाइम ही आना चाहिए कि आदमी इतना पैसा दे और इतना सोना मिले। तो उसकी वैल्यू जो है वो ऐसा रहे कि इतना इंसान को जो है उसके लिए आदमी झगड़ा ना करे, और इंसान की फ़ितरत ये हो। तो मैं जो है प्रदीप जी पे
इंट्रोडक्शन छोड़ूंगा, लेट हिम स्पीक। दिल खोल के बोलिए प्रदीप जी ऑडियंस को कि आप जो है यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं, इस प्रोफेशन में आए हैं तो क्यों आए हैं, और आगे चल के आपका इस में अपनी ज़िंदगी में इसका एंड रिजल्ट क्या है, आप अपने आप को आने वाले 10 साल में कहाँ देखते हैं। प्लीज टॉक टू द ऑडियंस। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच इतना ज़बरदस्त तरीके से बोलने के लिए। हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और तब से फ़ैन है जब हम छोटे-छोटे थे। और मथुरा दास थैंक यू जी। वहाँ अभी से अभी आए वो 96 की बात है, चीज़ें लोग कहते हैं अरे यार तुम 30 साल से हम आपको देख रहे हैं, आप तो बदले ही नहीं। मैंने कहा हाँ, भाई इंसान नहीं, मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं बदला करते, इंसान को हाँ, वैसे ही रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू। तो सर जैसा अभी आपने बताया कि भई आपकी कौन-सी जनरेशन है, हाँ, तो सर ये बिल्कुल मेरी फर्स्ट जनरेशन है। हम बिल्कुल गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, मेरे पिताजी एक किसान थे। कहाँ से? हम हरियाणा रोहतक से हैं। अच्छा। और ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना लंबा चौड़ा है नहीं, ना इतना फैमिली में इतना कोई एजुकेटेड थी। लेकिन फिर जब मैं 8th क्लास में था, तो वहाँ पे हमारे इंग्लिश के टीचर थे सतवीर मलिक, हम्म, तो हम वहाँ से इंस्पायर हुए। तभी से हमने सोच लिया, एक होता है टीचर बाय चांस, एक होता है टीचर बाय चॉइस। हम्म, बाय चांस का मतलब कि करना कुछ और चाहते थे, लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाए, हाँ, तो फिर चलो ठीक है, अभी चलो पढ़ाने लग जाए। पढ़ने लगे। एक होता है बाय चॉइस, बाय चॉइस मतलब कि भाई टीचर ही बनना चाहते थे, अपने उस टीचर को देख करके टीचर ही बनना चाहते थे वाह, और आज टीचर ही बने सर। क्या बात है। इतना नोबेल प्रोफेशन है ये, जिसे हम विद्यादान कहते हैं। ये बोलने में दिखने में बड़ा सिंपल दिखता है, लेकिन विद्या जो है वो कहते हैं बांटोगे तो आपकी खुद का जो है विद्या आपकी बढ़ेगी, आपका खुद का जो है विस्तार बढ़ेगा, आपका खुद का विजन बढ़ेगा। जितना आप बांटोगे, वो कहते हैं ना, यूपी में कहावत है कि करत करत अभ्यास की जड़ में तो सुजाना, और पता चले गुड़ पेरे पेरे जब भी चाहे सेरे सेरे। गुड़ जो है उसको जितना हम पेरते हैं, मिक्स करते हैं, जितना उसको मिक्स करते हैं उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है। पता चले गुड़ पेरे पेरे जब बेचाहे सेरे सेरे, सेर सेर का उसका वैल्यू बढ़ती है। कितना उसको उसकी ब्यूटी नजर आती है, जितना उसको पेरा होता है, जितना उसको हुँ, उसको सेम सोने के साथ भी होता है। तो सेम इनके साथ भी हुआ कि प्रोफेशन बाय चॉइस एंड प्रोफेशन बाय चांस, बाय चांस। बाय तो चॉइस है, बाय चांस नहीं बाय है। चांस नहीं है। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो ये जो आए हैं तो इनको, ठीक है, मैं मानता हूँ कि लाए गए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं आया हूँ, अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, और मैंने ये सोचा था कि मैं टीचर बनूँगा, तो मैं टीचर बन के रहा। वेरी गुड। प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू सर। आगे बोलिए कि आप इस लाइन में आए, तो लाइन में कैसे आए और आपका सफ़र कैसा रहा? आगे चल के ये सफ़र जो है कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप, इस प्रोफ़ेशन में, इस नोबेल प्रोफ़ेशन में? सर ये हम एक्चुअली क्या ना, इस मुद्दे पे डिस्कशन नहीं है, हमारा तो डिस्कशन ही कुछ और था। हाँ। हम जैसे पेपर लीक को लेकर अच्छा, वो के ठीक, वो आगे करेंगे ना। अभी आपके बारे में कुछ बोलिए ना थोड़ा-सा, फिर वो भी करेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो भी आएँगे, उसमें क्या हो गया? ये तो हम जनरल पॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, आपके अच्छा। बारे में भी तो लोग जाने हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पेपर लीक गया, तेल लगाने यार, वो तो गवर्नमेंट देखेगी, वो तो उनका काम है। हुँ, 1-2 लोगों ने गलतियाँ की, हम उस पे क्यों चर्चा करें? हुँ, हम हुँ। थोड़ा-सा एक एक सवाल पूछ लेंगे। जानना तो आपके बारे में है ना। हुँ, हुँ, हुँ। आप आए हो, तो इस पॉडकास्ट के हीरो आप हो, हुँ, तो हुँ। पब्लिक आपको जाने ना। हुँ, हुँ। पेपर लीक का क्वेश्चन होगा, पूछ लेंगे, वो बैठा है क्वेश्चन पूछने वाला पीछे। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो सर हमने सबसे पहले फिर मैं जुड़ा था बहादुरगढ़ में अपने जितेंद्र सर से। तो वहाँ पे सर से जुड़ने के बाद में वहाँ पे सर का जो पढ़ाने का हमने तरीका देखा। पहले मैंने 8th क्लास में सर का तरीका देखा। फिर वहाँ से ही फिर हमारी यात्रा स्टार्ट हुई। सबसे पहले हमने फिर ली अपनी अमेरिकन इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइज़ी ली। फ्रेंचाइज़ी लेकर के हमने यार हम मुझे लग रहा है मैं गलत तरीके से गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ। हर साल पेपर लीक होते हैं, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता? सर क्या होता है ना, पेपर लीक असल में एक समस्या नहीं है। एक ज़बरदस्त तरीके से एक नासूर बन चुका है, बहुत भयंकर बीमारी हो चुकी है। ओह हो! अभी जब पेपर लीक जब भी होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। हाँ, पेपर लीक की समस्या आज से नहीं है, ये दशकों से है। अगर हम इसकी परमानेंट सॉल्यूशन की जब बात करेंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं होता? हुँ, अभी मैं कल ही एक बालक से बच्चे से डिस्कस कर रहा था कि ऐसे-ऐसे हमारा ये सुदेश सर के साथ एक पॉडकास्ट होने वाला है, आप अपने सजेशन दीजिए। तो उसमें से एक बच्चे का बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक सजेशन आया। वो सजेशन क्या था कि सर ये पेपर लीक आखिर करवाता क्यों है और करते क्यों हैं? कहीं न कहीं जो स्टूडेंट पेपर लीक करवाना चाहते हैं, वो भी तो इसके लिए गुनहगार हैं। हाँ, क्योंकि मान लो मैं मेरे पास आम है,
मैं आम बेचना चाहता हूँ। बेचना क्यों चाहता हूँ? क्योंकि लोग खाने वाले हैं। जब खाने वाले ही नहीं होंगे तो आम बेचेंगे कहाँ से? हाँ, उसी प्रकार से जब पेपर लीक कर लेंगे ही नहीं कि भाई मुझे पेपर लीक नहीं चाहिए, मुझे अपने आप खुद की मेहनत से मुझे अपना एग्जाम देना है, मैंने चोरी से एग्जाम नहीं देना, तो डिमांड होती है तभी तो ये काम होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस प्रकार के एथिक्स अपने बच्चे के अंदर ना डालें, क्योंकि जब अगर ऐसे ही होगा तो आगे क्या बनेगा। और सबसे बड़ी इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या? परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि जहां से ये पेपर बनते वहां से अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। पेपर सेटर कौन है? अभी जैसे ये रिसेंट में ये जो ये नीट के एग्जाम की अगर हम चर्चा करें, अभी मैं देख रहा था कि जो एग्जाम बनाने वाले हैं वो खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो वहां से लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो भी एग्जाम बनाए वो कौन बना रहा है, फिर जिसके माध्यम से वो भेजा जा रहा है कहाँ पे लीक हो रहा है। तो सबसे पहले हमने सारा का सारा सिस्टम डिजिटल बनाना चाहिए। उसके साथ साथ में इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि भी अगर इसमें कोई भी पकड़ा जाए तो उसके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो हालांकि मोदी जी ने अभी अनाउंस भी कर दी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो भी इसके लिए जिम्मेदार आदमी है, चाहे कोई भी है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्टूडेंट के पेरेंट्स हो, चाहे पेपर लीक करने वाला हो, उस पर सीधा का सीधा, अगर मैं अपनी बात करूं, सीधा उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही फाउंडेशन ऑफ द नेशन होता है। आप जब एक फाउंडेशन को गड़बड़ कर दोगे तो आप एक अपने देश का एक सुनहरा भविष्य कैसे कल्पना कर सकते? सही बात है। अगर एग्जाम पोस्टपोन कैंसिल हो जाए तो स्टूडेंट पर क्या असर पड़ता है? स्टूडेंट पर बहुत गहरा असर पड़ता है सर। स्टूडेंट डिमोरलाइज हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि एक जब स्टूडेंट एक माइंड सेट होता है कि भाई मेरा फलाने टाइम के बाद में ये एग्ज़ाम मेरा होने वाला है और इसमें मैंने इतनी मेहनत कर रखी है और मेरा इसको क्लियर करने के पूरे चांसेस हैं। अब वो बच्चा सालों से बेचारा मेहनत कर रहा है और एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचता है, फिर पता चलता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, डिमोरलाइज हो जाता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और पेरेंट्स का खर्चा भी इसमें बढ़ जाता है। खर्चा क्यों बढ़ जाता है? ये सर आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि अगर जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब लेने वाले बच्चे कोई करोड़पति या अरबपति तो होता नहीं सर, सारे के सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बालक होते हैं। सही बात है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेंट पे पीजी लेकर के दाएं बाएं अपना वो रहते हैं। बिल्कुल। और फिर जब पता चला कि वो एग्जाम कैंसिल हो गया तो उन पेरेंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और घर की एक जिम्मेदारी भी होती है। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चे की फैमिली, हर कोई इससे आहत होता है और हर कोई इससे अफेक्ट होता है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बार बार पेपर कैंसिल ना हो, पेपर पोस्टपोन ना हो। अच्छा, आप हमेशा 4D फॉर्मूला की बात करते हैं, ये क्या है सर? 4D फॉर्मूला एक्चुअली मैंने किताब पढ़ी थी शिव खेड़ा जी की। अच्छा। यू कैन विन, जीत आपकी। अच्छा। तो मैंने वहां से ये लिया था 4D फॉर्मूला। तो शिव खेड़ा जी ने उसमें 4D फॉर्मूला के बारे में क्या बताया है? इसमें 4D, पहला जो D है वो है आपकी डिजायर। आप अपना कोई भी काम करना चाहते हो उसमें आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। दूसरा जो D है डायरेक्शन, आपके टारगेट के प्रति अगर दिशा और डायरेक्शन गलत है आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, तो लगेगा नहीं। हाँ, लगेगा ही नहीं। तो आपकी डायरेक्शन बेहतर ही होनी चाहिए। डिजायर डायरेक्शन, हाँ, डिजायर डायरेक्शन। और तीसरा जो D है दैट इज डेडिकेशन। आपका आपके गोल के प्रति, आपकी एम के प्रति, आपके टारगेट के प्रति 100% डेडिकेशन होना चाहिए। नो इफ नो बट ओनली टारगेट। और जो लास्ट D है दैट इज डिसिप्लिन। लाइफ में विदाउट डिसिप्लिन, बगैर अनुशासन के तो सर कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो इंसान ये 4D पे काम करेगा वो अपनी मंजिल पे डेफिनेटली पहुंचेगा। क्या बात है, क्या बात। तो हर स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि 4D फॉर्मूला इन्होंने जो कहा प्रदीप मलिक जी ने, वो पहला है डिजायर, उसके बाद है डायरेक्शन, उसके बाद है डेडिकेशन, उसके बाद है डिसिप्लिन। क्या बात है।
ये 4D को आप भी फॉलो करें और ये आज का गुरु मंत्र है, ये आज का गुरु मंत्र, और ये गुरु मंत्र पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा कि मैं इनके माध्यम से खुद भी सीखने को मिला मुझे, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं लैक करते हैं। तो हम एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे बोलते हैं ना, तो मेरे लिए भी ये टीचर बन गया आज। और ये 4D जो है मैं भी सीख के जा रहा हूँ। फर्स्ट इज़ डिज़ायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। ये 4 चीज़ें आपके अंदर मजबूत बना लो, उसके बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। वाह! थैंक यू सो मच, थैंक यू सो धन्यवाद मच सर, थैंक यू प्रदीप वेरी जी, मच। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? सर सबसे पहले स्टूडेंट को पढ़ाई ये 4D फॉर्मूला के साथ करनी चाहिए। अच्छा। सबसे पहले अगर हम कोई स्टूडेंट के साथ समस्या क्या होती है, आज खासकर आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, आज की जनरेशन जैसे कि होते हैं ना सर 15 सेकंड की रील, सारी चीज़ें 15 सेकंड में दे वांट, मतलब 15 सेकंड में तुरंत रिजल्ट आ जाए। और आपको पता है सर, एक डायलॉग बोलता है कि हथेली पे सरसों नहीं उगती, नहीं, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हाँ, तो पेशेंस रखना चाहिए। यस, अगर हम अपनी बात करें, अपने जैसे कि मैंने सर अपनी ये जो यात्रा है ये 2006 से स्टार्ट की थी, पूरे 22 साल हो गए। कोरोना के बाद में मैं स्टूडेंट में एक चीज देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं कि मान लो 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो 100 स्टूडेंट में से 70 to 80% स्टूडेंट तो वो होते हैं जो 2 से 3 महीने के बाद में अपना टारगेट चेंज कर देते हैं। हर 2 से 3 महीने के बाद में अपना टारगेट चेंज कर देंगे। यानी कि जब आप अपना टारगेट इतना जल्दी जल्दी चेंज कर देते हैं तो आप मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले तो हमें अपना गोल बनाने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान अर्जुन नहीं बन सकता, हर कोई इंसान धर्मेंद्र नहीं बन सकता, हर कोई इंसान लता मंगेशकर नहीं बन सकता, हर कोई इंसान नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। हर किसी इंसान के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है। तो अपना गोल बनाने से पहले ये देखो कि मेरे अंदर ये एफिशिएंसी है, क्या मैं इतना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और उसी के अनुसार फिर आप उस पर जुट जाओ। ये जो थोड़े दिन में आप अपना गोल बदलते रहते हो, उससे रिजल्ट कभी नहीं आएगा। और मेन समस्या तो आज के स्टूडेंट की यही रहती है। कोचिंग के बिना सिलेक्शन मुमकिन है? ऐसा नहीं है। सिलेक्शन कोई कोचिंग दिलवाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, सिलेक्शन कोचिंग से नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सिलेक्शन तो स्टूडेंट को लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए स्टूडेंट के अंदर अपने काम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी से भी अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 20 जगह एडमिशन लेने के बाद में भी, 20 जगह कोचिंग लेने के बाद में भी कुछ नहीं कर पाते। तो सिलेक्शन कोचिंग से मिलेगा ऐसा मुमकिन नहीं है। कोचिंग का काम केवल क्या होता है, आपको एक दिशा और दशा देना होता है। आपको जो काम मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रहा, कोचिंग उस काम को आसान बना सकता है। आपके टारगेट, आपके यात्रा को आसान बना देगा, आपको तरीका बता देगा। जो मुश्किल काम है उसको शॉर्ट टाइम में कैसे करना है ये तरीका बता देगा, लेकिन करना तो आपको ही है। तो कोचिंग ज्वाइन करके आप सिलेक्ट हो जाओगे ये जरूरी नहीं है, बगैर कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होगा ऐसा भी नहीं हो सकता, बगैर कोचिंग के भी सिलेक्शन हो सकता है, और कोचिंग ज्वाइन करके भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये तो आपको अपने अंदर खुद झांक करके देखना है कि अगर मुझे कोई काम करना है तो करना है, डेडिकेशन होना चाहिए अर्जुन की तरह। केवल हमें अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए, दाएं बाएं चीजें देखोगे तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। क्या बात है, वेरी गुड। ये जो मोबाइल और सोशल मीडिया है आज, ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है फैक्टर बन गया है हमारे समाज का, हमारे शरीर का कवच कुंडल जैसे बन गया है। जैसे कर्ण के कवच कुंडल थे ना, और वो शरीर से निकल ही नहीं पा रहा, और निकलेगा पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा। किसी का मोबाइल घूम जाए तो कहता है मेरी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो गई, मेरी लाइफ ख़त्म है, मोबाइल घूम गया तो। आम आदमी जिसने बैकअप प्लान नहीं लिया हो, जिसने लैपटॉप पे अपना नहीं लिया हो, तो ये आज के स्टूडेंट के ऊपर कितना असर करता है, और इसका आगे क्या देखते हैं आप? इसका सोल्यूशन कुछ है आपकी नज़र में तो उसका बताइए कुछ। देखो सर, ऐसा है, जब हम मोबाइल की बात करते हैं या सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। यस, ये तो डिपेंड करता है हमने उसका यूज कैसे करना है। अगर किचन में, हमारे यहाँ पे किचन में एक चाकू होता है, छुरी होती है,
हमने डिपेंड करता है कि हमने उस चाकू छुरी का केवल सब्जी काटने के लिए यूज करना है या ठीक है। हमेशा साथ में लेकर के किसी के ऊपर चलाना है, चला रहा है। तो खतरा हो जाएगा, हाँ। आपको डेफिनेटली वो बर्बाद करेगा। हम्म, उसी प्रकार से जो फोन है या सोशल मीडिया है, फोन बहुत ही जबरदस्त माध्यम है। हम्म, आज के दिन फोन पे आप बैठे बैठे, अभी मैं देख रहा था, आप यहाँ बैठे बैठे मुंबई में अपना बात कर रहे थे, यहाँ पे बैठे बैठे मुंबई सभी को रिप्लाई कर रहे थे, यानी कि आप एक जगह कहीं पे होकर के किसी कहीं दूसरी जगह पे आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप दिन रात इसी में घुसे रहेंगे तो आपका समय और आपका टारगेट आपके दिमाग की बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर देगा। या, क्योंकि आज के दिन मैक्सिमम सोशल मीडिया पे पॉजिटिव खबरें कम आती हैं, नेगेटिव खबरें ज्यादा आती ज्यादा हैं, होती है, या बात करें तो वल्गर खबरें भी ज्यादा, ज्यादा होती है। बदतमीजी की भाषा। हम्म, आप कोई भी खबर देख लो, आप उनके जब कमेंट आप सेक्शन को खोल के देखते हो, कितनी ज्यादा भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। गालियां तो देते उससे क्या होगा, अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीजें अफेक्ट करती हैं। हैं, हाँ हम उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। हाँ, तो हमें इसका यूज करना है, कितना यूज करना है, किस पर्पज के लिए यूज करना है, उतने तक रहना चाहिए। बस मेरे दिमाग में जहर करे, मेरी पर्सनैलिटी को खराब करे, मेरे टारगेट में बाधा बने, तो जो नहीं चाहिए, दुश्मन है मुझे इसका यूज नहीं करना नहीं चाहिए। चाहिए। ये तो यूज करने वाले पर डिपेंड करेक्ट, करता है कि करेक्ट, कहां तक उसका यूज करना है हमने। बिल्कुल। उसको अपने पे हावी मत होने दो, हाँ हाँ हाँ, अपने पे हावी मत होने दो, उसकी गुलामी मत करो। गुलाम। क्या बात। एक अच्छे टीचर की पहचान क्या है और एक अच्छे टीचर की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? देखो सर, एक अच्छे टीचर की पहचान अगर मैं बात करूं, हम्म, उसको एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड या टारगेट ओरिएंटेड कंटेंट डिलीवर करना चाहिए। हम्म, प्लस में उसको ऐसे पढ़ाना चाहिए, उसको, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में किस किस लेवल का बच्चा बैठा है हम्म, और किस लेवल पे जा करके मुझे उसको समझाना है। क्योंकि क्लास में जब पढ़ाने के लिए जाता है, क्लास में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी होता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी होता है और एक बिलो देन एवरेज भी होता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल डाउन पढ़ाओगे तो उसका नुकसान होगा, और उसके हिसाब से पढ़ाओगे तो उसका नुकसान होगा। तो हमने बड़ा बैलेंस रख करके, ताकि हमें उसका भी ध्यान रखना है और उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक टीचर के लिए तो दोनों स्टूडेंट बराबर होते हैं। करेक्ट। तो उसको बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाना चाहिए जिस तरीके से उसको समझ में आए, और वो पढ़ाना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर होनी चाहिए, हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर होना टीचर होना चाहिए। चाहिए। हाँ, उसको बस ये ना हो कि हाँ भाई मैंने पढ़ाना है, समझ में आए या ना आए। फॉर द सेक ऑफ टीचिंग मैंने टीचिंग कर हाँ, दी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, एक टीचर को जिम्मेदार होना चाहिए। होना चाहिए। अगर फिर उसको टाइम टू टाइम ये भी देखना चाहिए कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चे में वास्तव में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसके हाँ, क्वेश्चन भी करना चाहिए। यस। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको से सेपरेट में अलग से बताना चाहिए। उसको किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो उसको डाउट बताना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा अपने डाउट क्लियर नहीं करेगा वो डिमोरलाइज रहेगा। तो हमारा टीचर का फर्ज बनता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो कर ही लेगा, हमने उसका भी ध्यान रखना है कि जो बेचारा नहीं कर पा रहा है, करना चाहता लेकिन कर नहीं पा रहा, तो हमें उसको भी ध्यान रखना है। सिलेबस और रिवीजन कितना जरूरी है? सिलेबस और रिवीजन रिवीजन। कितना जरूरी है? ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कितना जरूरी है इसकी कोई मेजरमेंट पैमाना तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, अगर हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा, तो हमारे अंदर एक डिमोरलाइज हम रहेंगे, हतोत्साहित रहेंगे, यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे से होगा ही नहीं, ये चीज़ नहीं होगा। तो सिलेबस कंप्लीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट होगा लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, तो सिलेबस कंप्लीट भी ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो सिलेबस अगर आपका 80-90% हो गया, लेकिन 10% 15% रह भी गया, लेकिन रिवीजन पक्का है तो भी काम हो जाता है। लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, सिलेबस भी जरूरी है, लेकिन सिलेबस अगर 5-10% छूट भी जाए तो भी काम हो जाता है, लेकिन बगैर रिवीजन के बात बिल्कुल नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। क्या केवल मेहनत से सफलता मिल सकती है? केवल मेहनत से? सर, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं ना दीवार को गिराना चाह रहा हूं। क्या मेहनत करने से, कितनी मैं मेहनत करता हूं, कितने साल तक लगा रहा हूं, ये दीवार नहीं लेगी, ये यहीं के यहीं रहेगी।
तो केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती, नहीं मिलती। सफलता मिलती है सही दिशा में मेहनत और सही तरीके से मेहनत। जब तक आपकी मेहनत एक सही दिशा में नहीं होगी, सही तरीके से नहीं होगी, वाह, वाह, वाह। रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो अगर आपका कोई टारगेट है, हम्म, आप केवल उसमें गधा मजदूरी नहीं करनी, हाँ, हमने स्मार्ट वर्क करना है। yes, पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे एक टीचर या फिर हमने स्टोरीज में एक फ्रेज हम सुनते थे कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, लेकिन नहीं, स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क इज की टू सक्सेस। success, तो केवल मेहनत नहीं, मेहनत के साथ साथ प्योर स्ट्रेटजी, एक सही डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। बार बार जो फेल हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको ये देखना पढ़ाई चाहिए छोड़ के खेती करनी चाहिए? नहीं 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 सर। अब बार बार अगर कोई बालक फेल हो रहा है तो फेल होने से उसको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि मैं फेल हो रहा हूँ तो कहाँ पे क्या कमी रहे, कहाँ पे क्या दिक्कत है, उन दिक्कतों को दूर करना है। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल चकाचौंध में है। किसकी बदौलत है बताने की जरूरत नहीं है, थॉमस एडिसन साहब की। अगर वो थॉमस एडिसन साहब उस टाइम पे वो मेहनत ना करते, बार बार फेल होकर के भी कंटिन्यू उस पे नहीं लगे रहते, तो आप और हम, पूरी दुनिया आज भी अंधेरे में रहती, या आज भी हमें दिए जलाने पड़ते। तो थॉमस एडिसन साहब 9,999 बार फेल हुए थे। तो किसी ने एक बार उससे पूछा कि भाई थॉमस, आप 9,999 बार फेल हो चुके हो, तो अब तक रिजल्ट नहीं मिला है, तो आगे कैसे मिलेगा? अब तक जब आप उसको फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाए तो आगे कैसे ढूंढ पाओगे? तो उनका बड़ा सुंदर जवाब था कि भाई मैं 9,999 बार में फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 9,999 वो तरीके देखे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ओहो, ओहो, तो मेरे भाई, ओहो, आप फेल हो रहे हो, वाह वाह वाह, अगर आप फेल हो रहे हो, थैंक यू सर, अगर आप फेल हो रहे हो तो ये देखो मैं फेल क्यों हो रहा हूं और उस रीजन पे काम करो, तो आप डेफिनेटली अपनी मंजिल प्राप्त करोगे। क्या बात है, क्या बात है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। वेरी गुड। और जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। क्या बात है। एग्जाम के लास्ट 6 मंथ्स में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? एग्जाम के लास्ट मंथ में स्टूडेंट को एक तो सबसे पहले मेरे हिसाब से कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी पे बार बार रिवाइज करके कंसेप्ट की क्लैरिटी को मजबूत करना चाहिए कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है जो मेरा वीक रह गया है, उस पर बार बार काम करना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको अपने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि उससे फिर टाइम मैनेजमेंट होगा। क्योंकि आप एग्जाम में जाने से पहले अगर मॉक नहीं लगाओगे, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। और लास्ट की अगर मंथ की बात करूं, फिर वहां पे PYQ की बरसात होनी चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है क्या सर, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, जी आज फॉर्म निकल गया, और अगर आज फॉर्म निकला है तो एग्ज़ाम अगले 3 से 4 महीने में होगा जी। 3 से 4 महीने में मेरा सिलेबस हो जाएगा, 3 से 4 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम उनको साफ मना करते हैं कि बेटा 3 से 4 महीने में हम तो करवा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आपको सिलेबस पढ़ना है और कोई भी डीप में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीचर पढ़ाना चाहता है तो उसको मिनिमम 1 ईयर चाहिए, ओहो, 1 साल चाहिए। ओहो, क्योंकि रातों रात कोई योद्धा नहीं बनता, उसको त्याग, तपस्या और पसीना बहाना पड़ता है। अनुशासन जरूरी। हम तो कह रहे कि 6 महीने में कोई नया मत पढ़ो, हाँ। और आप 4 महीने में सिलेक्शन लेने के लिए आए, कैसे पॉसिबल है? बाप रे बाप रे बाप। ऑलराइट, ओके। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है, ये इन्होंने एक लाइन में बोल दिया। स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम क्या होती है? स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम एक तो यही है कि वो आज के स्टूडेंट ना सर बहुत मासूम हो चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत जल्दी
अपना टारगेट बदलते रहते हैं हाँ और अपना टारगेट के प्रति कंसिस्टेंसी नहीं रखते। हम्म, आज मैंने ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है। हाँ भाई जब तक आप अपनी एनर्जी एक जगह नहीं लगाओगे या तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। यस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो यही है आज के स्टूडेंट की। और एक और भी समस्या मैं देखता हूँ सर, एक तो ये समस्या है कि वो जल्दी जल्दी अपना टारगेट बदलते रहते हैं, और दूसरा ये है कि कोई भी टीचर अगर उनको पढ़ा रहा है तो उस पर ट्रस्ट कम होता है। आज के दिन आप भी जानते हैं सर, बहुत सारे जो टीचर हैं वो टीचर ना रह करके खुद सेलिब्रिटी बन चुके हैं हाँ 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 कि भाई ये मेरा जो ये टीचर कमजोर है, हाँ इसको इतना ज्यादा जानता नहीं, ये तो अपने लोकल एरिया का ही है, हाँ लेकिन ये देखो कितना बड़ा मीटअप कर रहा है, हाँ कितनी बड़ी सेलिब्रिटी। खासकर हाँ ये ऑनलाइन के जो टीचर हैं, या ये कुछ 10-12 जो घराने हैं, ये अपने आप में बस यही टीचर हैं और कोई टीचर है ही नहीं। और या बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस होकर के हाँ और उनके पीछे भागने लग जाते हैं, भागने और लगे उसमें भी आज उस टीचर के पास जाएंगे, कल उसके पास जाएंगे, परसों उसके पास जाएंगे, यूं भटकते रहेंगे। भाइयों बालकों, कोई भी टीचर है पढ़ाता सेम है और वही पढ़ाता है जो पेपर में आता है। या कोई भी टीचर वो नहीं पढ़ाएगा जो पेपर में आएगा ही नहीं। तो अपना टीचर एक चूज करो, क्योंकि अगर आप अलग अलग टीचर पेशेंस के पास रखो जाओगे, हाँ पेशेंस जरूरी है सर। पेशेंस रखो अगर एक अलग अलग टीचर के पास जाएगा, वही चीज आप अलग तरीके से बताओगे, यस मैं अलग तरीके से बताऊंगा, कोई और अलग तरीके से बताएगा, आधा अलग होगी लेकिन कंटेंट सेम होगा कंटेंट सेम होगा, कंटेंट सेम होगा लेकिन उससे क्या होगा, स्टूडेंट का टाइम बर्बाद होता रहेगा। टाइम बर्बाद एक टॉपिक को पढ़ने के लिए जो उसके केवल मुझे 10 से 15 दिन मैक्सिमम होने चाहिए, वो एक ही टॉपिक में पूरा 6 महीने इधर उधर घूमता रहेगा। घूमता है उससे उसका टाइम खराब होगा, या एनर्जी वेस्ट होगी और कभी भी अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो एक तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपना टीचर चुनो, और केवल सेलिब्रिटी टीचर नहीं होते, टीचर वो भी होते हैं जो अपने लोकल एरिया में बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है बेहतर हो। क्योंकि अगर कोरोना से पहले की अगर हम बात करें, उससे पहले भी क्या सिलेक्शन नहीं होते थे? सही बात क्या है पूरे देश में ये जो 10-12 लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, हाँ ये क्या 10-12 लोग ही हैं जो पढ़ाना जानते हैं? बाकी और कोई है ही नहीं। अगर सही मैंने बताया, मैं पिछले 22 साल से, सॉरी 20 साल का एक्सपीरियंस है सर मेरा, हाँ इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हजारों बालक का सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिस एग्जाम में हमारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, क्या बात जिस है एग्जाम में हमारे बच्चे पास नहीं होते। हम इतने से बच्चे पढ़ाते हैं, इतने से बच्चे पढ़ा करके हम सिलेक्शन दे देते हैं, और वो इतना पढ़ाते हैं और इतना सा सिलेक्शन देते हैं, और उनके बच्चे बहकावे में आकर के उनके पीछे भागने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक टीचर के पीछे जाओ और उससे आप अपनी एश्योरिटी लो, क्योंकि उसका पहले बेटा कंटेंट ही देख लो। जब उसका पढ़ा हुआ एग्जाम ओरिएंटेड है, PYQ से चेक कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो मुझे दाएं बाएं भटकने की क्या जरूरत है? बस उसी को बार बार करो। एक तो 20 चीजें करो, एक ही चीज को 20 बार करो, उसमें मजबूती मिलेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता से आदमी जो है अर्जुन बन सकता है। एकाग्रता से वो कंसंट्रेशन जो इन्होंने भी बताई कि एक ही चीज पे कंसंट्रेट करो, 20 चीजों पे कंसंट्रेट नहीं करो, एक चीज को 20 बार कंसंट्रेट करो, आप जीत जाओगे। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, वेरी गुड, लव यू। क्या एक अच्छा टीचर खुद एक ब्रांड बन सकता है? सर एक अच्छा टीचर अपने आप में ब्रांड होता ही है। होता ही है अच्छे टीचर का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब दिखावा करे, कि अच्छे नहा धो क्या है। हाँ नहा धो क्या है। हाँ अच्छे टीचर से हाँ, कि क्योंकि रोज नहाता है तो अच्छा टीचर क्योंकि है, सर आज के दिन है और ना, परफ्यूम मार के आता है। हाँ, नहीं नहा धोकर की बात नहीं सर। आज के दिन जो टीचिंग जो प्रोफेशन है, उसको भी एक बहुत तगड़े लेवल का बिजनेस बना दिया गया है। Yeah, जिसके पास अच्छा खासा पैसा, दिखावा करने के लिए, चकाचौंध करने के लिए, हाँ हाँ भाई यही बढ़िया है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट का ट्रस्ट बिल्ड करे, उसको कोई समस्या हो, उसकी समस्या का तुरंत उसके साथ खड़ा हो, ना कि वो जिससे मिलने के लिए आपको लाइन लगानी पड़े, हाँ। या पता नहीं उससे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों की एक समस्या पे तुरंत उसके साथ खड़ा हो, हाँ। और वो अपने आप में ब्रांड ही होता है। क्या बात है। 200 रुपए की घड़ी भी वही टाइम देती है जो 2 करोड़ की घड़ी देती है। तो इसलिए अच्छी घड़ी वो होती है जो रुके नहीं और टाइम पे आपको टाइम बताती बिल्कुल रहे। सर, वो बिल्कुल। 200 रुपए की नहीं, 200 रुपए की हो या 2 करोड़ की हो। तो अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को पर्सनली कंसंट्रेट करे
और ध्यान दे और उनकी समस्या को तत्काल में सॉल्व कर दे। उसको कुछ सोचने का मौका ना दे, वो डाइवर्ट ना हो। बच्चे बिकॉज़ फिकल माइंडेड होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। इमीडिएटली शिफ्ट करते रहते हैं उनका थॉट। वेरी गुड, लव यू। जी। आपके बीएस कोचिंग सेंटर में ही ऐसी क्या खास बात है कि बच्चे आपके पास ही आएँ? आपकी यूएसपी क्या है? देख कि आप 24 कैरेट हैं और हम 18 कैरेट हैं? नहीं, ऐसा नहीं सर। नहीं, आप देखिए, अब जब आप कहते हो हाँ, कि जब आप इतना नॉलेज रखते हो, इतना आपके अंदर ज्ञान है, इतना इतना विवेक है आपके अंदर, इतनी अच्छी ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है आपके अंदर, तो ये तो आपके अंदर हो गया। और यही चीज़ आप बच्चों को देते होगे, जो मैंने समझी आपके सामने बात करके। आप क्या बोलते हो कि बच्चे आपके पास, आपके सेंटर के अंदर क्यों आएँ? आपकी यूएसपी क्या है? आप ही बताइए। देखो सर, अगर हम बात करें कि बीएस कोचिंग सेंटर एक बेहतर विकल्प कैसे हो सकता है, हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि बाकी लोगों की तरह वी आर द बेस्ट। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हम एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हाँ। है या नहीं है, ये आपको डिसाइड ये करना है। आपको पब्लिक बताएगी। अब हमारे यहाँ पे एक तो सबसे पहले हाँ, बीएस कोचिंग सेंटर हुँ, एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ पे हुँ, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक्सेप्ट यूपीएससी हाँ, एक साथ एक ही छत के नीचे तैयारी होगी। अच्छा। वो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, हुँ, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे नॉन टीचिंग का एग्जाम हो। वेरी गुड। अगर कोई बच्चा टीचिंग के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है हुँ, तो वो इस तरफ जाएगा ही नहीं, या अगर कोई बच्चा ये करना चाहता तो टीचिंग वाली फैसिलिटी नहीं लेगा। हुँ, लेकिन अगर किसी बच्चे ने टीचिंग का डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, 90% सिलेबस तो होता है सेम, हुँ, 10% उसका अलग होता है जो टीचिंग एग्जाम में आता है, हुँ, और वो फॉर्म भी भरना चाहता है जो अदर भरते हैं। हुँ, वो तो उसके पास एडिशनल बेनिफिट है कि मेरे पास टीचिंग का डिग्री या डिप्लोमा है, मैं वो भी भर सकता हूँ। हुँ, अगर हम किसी भी अदर कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो उसके लिए फिर अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। नहीं भाई, मेरे पास तो ये, हम ये पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास ये है, हम ये नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पूरा का पूरा एक गुलदस्ता ऐसा तैयार कर दिया है। आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे 10th बेस पे दो, चाहे 12th बेस पे दो, या ग्रेजुएशन बेस पे दो, चाहे टीचिंग का दो या नॉन टीचिंग का दो, एक तो सारे के सारे एग्जाम पूरा का पूरा सिलेबस की हम इसमें गारंटी देते हैं। हुँ, दूसरी यूएसपी, अब पढ़ाते तो हर कोई सर, हुँ, और अपनी तरफ से बेहतर ही पढ़ाता है। यस, हम ये नहीं करें कि हम बेस्ट, क्योंकि कोई भी टीचर है अपनी तरफ से बेस्ट देने के प्रयास करता है। प्रयास करता वो है। बेस्ट टीचर का तो बेस्ट है, सही, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके लिए बेस्ट हो। सही बात है। आपका बेस्ट है या नहीं मुझे नहीं पता, ये अच्छी बात लेकिन बोली हर आपने। टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देता है। बेस्ट दे रहा है। लेकिन हम दूसरों से यहाँ पे अलग क्यों हो जाते हैं? हम केवल स्टूडेंट को पढ़ा करके छोड़ते नहीं है सर। हमारे यहाँ पे क्लास के बाद में भाई आपने 4 से 5 घंटे की क्लास ले ली, क्लास के बाद में बच्चा घर चला जाएगा, वो करेगा, आराम करेगा, आलस में वो होमवर्क करेगा, रिवीजन करेगा, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। हुँ, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, 4 से 5 घंटे की क्लास के बाद में यहीं पे आप आधा घंटे का लंच ब्रेक दो, उसके बाद में यहीं पे 3 से 4 घंटे यहीं पे बैठ करके अपना होमवर्क करो, ओहो! रिवीजन करो। वेरी गुड। और जब आप होमवर्क और ये पहली बार रिवीजन सुना मैंने आज। कर रहे हैं, उस दौरान कोई डाउट आए, हम अवेलेबल है, हमसे पूछो। वेरी गुड, वेरी यानी गुड। कि बच्चा 7 से 8 घंटे, लूज़ नहीं छोड़ दिया आपने। हाँ हाँ, क्लास लेगा, होमवर्क और रिवीजन करेगा, कोई डाउट आएगा, हम डाउट क्लियर कर देंगे। वेरी गुड। यानी कि घर पे जा करके उसको कोई किसी प्रकार की पढ़ाई करने की कोई गुंजाइश रहेगी ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। वो फ्री है। वो फ्री है, खेल सकता है वो जाके खेल थोड़ा। सकता है, कुछ भी करे। हम यहीं पे काम करते हैं, अपने ग्राउंड में जाए, कहीं पे जाए, उसको घर पे टेंशन लेके जाने की कोई जरूरत क्या नहीं। बात है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम 7 ये से 8 मुझे घंटे बड़ा अच्छा लगा। ये पहली बार मैंने सुना ऐसे। बच्चों को पढ़ा के छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। कि जाओ भई इतना मेरा काम हो गया, चलो जाओ, चलो अपने घर जाओ। ये बड़ा अच्छा किया। तो ये चीज सर क्या ना, मैंने वही चीज, ये 20 साल का एक्सपीरियंस यही है सर। क्या बात है। क्योंकि मैंने अलग अलग जगह जा करके मैंने ये एनालिसिस किया कि बच्चों का जो सिलेक्शन रेशो कम क्यों होता जा रहा है। एक सबसे बड़ा रीजन यही है, क्लास तो ले ली लेकिन घर पे जाकर के पढ़ ही नहीं रहे। पेरेंट्स कहते हैं कि जी घर पे आकर के कि सर ये बच्चा घर पे नहीं पढ़ता, वो चीज़ नहीं करता। तो फिर हमने ऐसा सिस्टम बना दिया, हमने इसलिए फिर एक बड़ा हॉल बनाना पड़ा उसके लिए। पिछले साल ही हमने 15-20 लाख रुपए से बड़ा लगा करके बड़ा हॉल हमने बनाया कि बच्चों को हम यहीं पे बैठा करके पढ़ाएंगे। और मैंने 2 टीचर स्पेशल इसलिए छोड़े हुए हैं, इवन मैं भी वहीं पे अवेलेबल रहता हूँ, कि
ताकि किसी बच्चे का कोई भी दिक्कत आए तुरंत हम सोल्व कर दें। वाह वाह वाह, क्या कहीं पे और कहीं मिलेगी ये सुविधा? मैंने सवाल ही नहीं। वेरी गुड, वेरी तो गुड। तो ये सबसे बड़ी यूएसपी हमारी ये है। ये अच्छा लगा। और वेरी दूसरी बात, हम बच्चे को फिजिकल एजुकेशन भी देते हैं, अच्छा फिजिकल ट्रेनर भी हमारे पास अवेलेबल होता है। अच्छा, हाँ जी सर। वही भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आदमी का शरीर सेहत हो तो अच्छा हो, हेल्दी हो तो आदमी माइंड भी अच्छा सोचता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए आपका एक संदेश। संदेश ये तो बेटा आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने ये यात्रा चुनी है तो इस यात्रा पे अपने डटे रहो। पड़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि लेकिन एक ही नाव पे सवार रहोगे, बेशक से उसमें छेद हो रखा हो, लेकिन आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो पानी निकालते रहोगे और धीरे धीरे करके मंजिल पे पहुंच जाओगे। छेद से मतलब है, पानी से मतलब आपकी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आप दो नाव पे बैठोगे, छेद नहीं है, डूबोगे, अब नहीं तो थोड़ी देर आगे डूबोगे। तो इसलिए आप अपने जो टारगेट आपने चुना है सरकारी नौकरी का, क्योंकि एक बार जिस दिन वो टारगेट कंप्लीट होगा, उस दिन आपकी दिशा और दशा और आपकी रेपुटेशन और आपका समाज में जो ओहदा है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपके लाइफ टाइम की सिक्योरिटी देता है। तो आपके लिए यही संदेश है कि आप अपने मंजिल पे रुके रहो, डटे रहो, छोटी छोटी मुश्किलों से परेशान नहीं होना है, वहां से सीख करके आगे बढ़ना और एक ही टारगेट पे जुटे रहना। क्या थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आय हाय, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड में जो आपने बोला कि बस एक टारगेट में जुटे रहना है। बहुत अच्छा लगा मुझे प्रदीप मलिक जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बच्चों को तो क्या आपने सिखाना, मुझे बड़ा सीखने को मिल अरे गया। नहीं नहीं मैं सर, भी हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। 4D नहीं होते, नहीं बहुत नहीं, बहुत हम तो शुक्रिया। आपको बहुत बड़े फैन वो हैं। तो हो गई, कुछ चीज़ें हो गई, हिमाकत हो गई, हाँ कुछ फिल्में कर ली, काम कर लिया। ये तो आपने कहा था ना, बाय चॉइस एंड हाँ, बाय बाय चांस। बाय चांस। हाँ। तो मैं जो है, मैं बाय चॉइस भी नहीं हूँ, बाय चांस भी नहीं हूँ। हम्म, मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख़ानदान में कोई एक्टर नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है, मुझे कोई जो मेरा जो मून साइन है, वो मुझे यहाँ पर इस ऐसे ऐसे कुछ हीला वसीला बना देते हैं कि आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। जहाँ पर किसी को जब मरना होता है ना, आदमी वो महादेव आपको उस पॉइंट पे ले जाएँगे और फिर जो आपको अपने पास बुला लेंगे। अगर आपको वहाँ जीना होता है या कुछ करना होता है, तो आपको उस पॉइंट पर लेके जाएँगे। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमसे करवाया जाता है। तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, तू ही सुलाता है, तू ही जगाता है। बात खत्म। हमने उसका नाम ले लिया। तो आप मेरे को ना एक पर्सनल क्वेश्चन बताइए। पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आपसे। आप वो हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़ाते हैं, और बहुत बड़ा नोबल प्रोफ़ेशन है जिसका नाम है अम, अध्यापक, अध्यापन, अध्यापन, शिक्षा। शिक्षण। सो आप मुझे बताइए, जब हम एक बहुत बड़े स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, या बहुत किसी अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लेते हैं, या किसी बहुत बड़े उसका, आपने थॉमस एडिसन का नाम लिया, या जो जो भी ये लोग चलो ठीक है, 900 बार फेल हुए, इतनी बार फेल हुए, फिर पास हुए, फिर ये क्या पढ़े लिखे इंसान थे? क्या ये लोग ब्लेस्ड हैं? क्या ये लोग जो है, ये कौन थे? ये धरती पे क्यों आए थे ये लोग? मतलब स्वामी विवेकानंद की मैं नाम लेता हूँ कि वो कहते हैं कि वो, उनको जैसे गौतम बुद्ध का नाम लेता हूँ। ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने पढ़ाई बहुत की थी, कि इनको भगवान का डायरेक्ट ब्लेसिंग थी, कि डायरेक्ट उनके बच्चे थे, कि क्या इनका डायरेक्ट कनेक्शन था? या इनके पास जो है वो जो एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं, वो हाँ, उनको क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी? मतलब आपको क्यों नहीं दी? मतलब ये, वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये थोड़ा-सा क्वेश्चन, अम, उनकी पढ़ाई और एनलाइटनमेंट का एक समागम है ये। हम्म। देखो सर, ये तो इसमें तो हम क्या बोले, हम तो बहुत ही छोटे नहीं, हैं। हाँ, अपने अपने हिसाब से जो है क्या अपने समझते हैं? हिसाब से यही है कि ये साधारण मानव तो नहीं होते सर, ये भगवान के ही अवतार होते हैं। और वही बात है कि इन्होंने अपने आप को उस लायक बना दिया। आपने बताया कि एनलाइटमेंट वो चीज़ इनमें क्या मैं है। मोदी जी को भी गिनता हूँ। मैं हाँ, मोदी जी को विष्णु अवतार ही बोलता हूँ। हाँ। हाँ जी। तो ये तो वही बात है कि हाँ भाई, ये गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं, अच्छा। ये वही होते हैं। जैसे जी। आपने कहा कि मोदी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ।
हम सौभाग्यशाली हैं क्या मोदी युग में हैं। यस आज बहुत सारे लोग उनको गाली दे रहे हैं, लेकिन जब पता चलेगा कि भाई मोदी जी हाँ क्या थे, अरे आज से 100 साल बाद आप पूजा पता करोगे, चलेगा। हाँ, मंदिर बनेंगे इनके, हाँ, आप जैसे पूजा करोगे इनकी। बिल्कुल, 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 आज तो मैं कहता हूँ कि हर जगह शिवाजी के मंदिर बनने चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। कहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर तो हैं ही, हुँ, और बनने चाहिए इनके, हुँ, क्योंकि इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने जो बेस बनाया है उसी बेस के ऊपर तो हम खा पी रहे हैं, उसी पे धन धान्य उगा रहे हैं। वरना हुँ। तो हमको धन भी नहीं मिलता, धान्य भी नहीं मिलता, हमारी बहू बेटियां भी जो है वो सिक्योर नहीं होती। लेकिन जब वो होते हैं ना सर, मौजूद होते हैं, उस टाइम पे उनका सम्मान नहीं होता। सम्मान नहीं होता। जैसे हम अपने भगवान श्री राम की बात करें, हाँ भगवान श्री कृष्ण की बात करें, जब वो धरती पे थे थे तो उनको तो भगाया है। तब लोग ऐसी बातें करते होंगे उस ऐसे जमाने में, ऐसे गौतम बुद्ध की बात करें, सेम उनके साथ भी ऐसे हुआ। ऐसी है। तो उस गुरु टाइम पे नानक देव जी की बात करें हाँ, तो उनको उस टाइम पे सम्मान नहीं होता, लेकिन हाँ। बाद में पता चलता है वो क्या थे। क्या थे। बाद में पता चलता है वो क्या थे। ओह। तो ये तो सर एक गॉड गिफ्टेड होते हैं। बुजुर्गों उन का कहा और औलों का खाया, हाँ, बाद में पता चलता बाद में है। पता ओए चलता होए है। होए 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 बिल्कुल होए। ये सर। आंसर उसका एक ही है, हाँ, ये बुजुर्गों का कहा हाँ, और औलों का खाया, हम लोग का खाया, ये बाद हुँ, में पता चलता है। बाद में पता क्या चलता है। बात है, क्या बात है। ऑलराइट, ऑलराइट। प्रदीप जी, क्या मैं वही सेम डायलॉग बोलूँगा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन मैं बहुत सीखने को मिला आपसे, बहुत सीखने को मिला, मज़ा आया। मैं एक कदम आगे बढ़ गया और 1 ग्राम और जो है मेरा इज़ाफ़ा हो गया, मेरे सामान्य ज्ञान में, अरे मेरी सर, स्पिरिचुअलिटी में और हुँ, मेरे संस्कारों में जो है और इज़ाफ़ा कर दिया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक भारत यू वेरी माता की मच। जय, वंदे मातरम, जय जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।